हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आज रैपिड रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 2 रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। और इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ दो ही काम करने पड़ते हैं। पहला, कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के जो प्रॉफिट में डिफरेंसेज आ रहे हैं वो डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट, इन डिफरेंसेज को मैनेजमेंट के सामने सिस्टमेटिक तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है। कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो पॉइंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट उससे पहले, मेक कॉस्टिंग इजियर विद सीएमए सुमित रस्तोगी सर, मतलब यदि आपको कॉस्टिंग को आसान बनाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास किसके नाम? आज की क्लास है रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग बुक्स कितने तरीके की हैं। दूसरा, प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक का और कॉस्ट बुक का कैसे कंप्यूट करते हैं। कब हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, कब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट शीट बनाते टाइम किन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। रीजन फॉर रिकंसाइल बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट को रिकंसाइल करने की क्या वजह है, ये आपको सारी बातें बतानी है। यदि अपना आंसर मैं मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो प्रेजेंट करते टाइम मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मैं अपना आंसर फॉर्मेट कौन सा रखूँ, स्टेटमेंट फॉर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और यदि मैं अपना आंसर अकाउंट फॉर्म में देना चाहता हूँ तो रिकंसिलिएशन का नाम हो जाएगा मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं रिकंसिलिएशन के वो मैं आपको कराऊंगा। कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यू इस चैप्टर में किस तरीके के आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में है। सबसे पहले, हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो दो कैटेगरी में बांट दी गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से यदि मैं अपना प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा तो मुझे फाइनेंशियल बुक्स बनानी पड़ेगी। और फाइनेंशियल बुक्स बनाने के लिए जो पर्सन मैं अपॉइंट करूंगा उसका नाम होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, शॉर्ट फॉर्म है सीए। और यहाँ पे सीए जो भी हमें प्रॉफिट कंप्यूट करके देंगे फाइनेंशियल बुक्स में, उसके कुछ ना कुछ उन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो रूल्स उन्हें कौन बताएगा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ हमारे पास है कॉस्ट बुक, जो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, कौन हमें रूल्स बताएंगे? ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो प्रॉफिट हम कॉस्ट अकाउंटेंट को निकालने के लिए कहेंगे, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि CA ICAI की बातें मान करके, रूल्स मानकर हमें प्रॉफिट निकाल के देंगे, इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ जो हमें प्रॉफिट निकाल के CA कैलकुलेट करके देंगे वो कौन सा प्रॉफिट होगा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा। और जहाँ पर हम बात करते हैं कॉस्ट बुक में कॉस्ट अकाउंटेंट से, उनसे यदि हम प्रॉफिट कंप्यूट करवाते हैं इनकम स्टेटमेंट बनवा के, तो वो प्रॉफिट तो हमें कंप्यूट करके देंगे, वो प्रॉफिट तो हमें कंप्यूट करके देंगे, लेकिन कौन सा प्रॉफिट हमें निकाल के देंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट देंगे। इसका ना कहीं अकाउंटिंग बुक्स दो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बुक में अलग अलग प्रॉफिट कंप्यूट करवाए जा रहे हैं। और प्रॉफिट कंप्यूट करते टाइम रूल्स भी अलग हो गए, तो ऐसे में प्रॉफिट नेचुरल है कि डिफरेंट हो सकता है। मतलब स्वाभाविक है कि अलग अलग अकाउंटेंट के द्वारा अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रॉफिट आ जाए। अब मैनेजमेंट कहते हैं भाई, मैनेजमेंट का मतलब कंपनी कहती है हम तो एक्स लिमिटेड है ना, अब हमारा तो एक ही प्रॉफिट आना चाहिए, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट निकाले चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाले। तो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक्स लिमिटेड को समझाया, ऑर्गेनाइजेशन को समझाया, मैनेजमेंट को समझाया कि रूल्स अलग अलग होने की वजह से प्रॉफिट को कंप्यूट करने का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग होने की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। नॉर्मली अनइक्वल होता है। जब भी प्रॉफिट अनइक्वल होगा तो मैनेजमेंट आपको क्या कहेगा? प्रॉफिट में डिफरेंसेस क्यों आए, पहली वजह ये बताइए। और दूसरा, इनको किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप प्रेजेंट करोगे वो हमें बताइए। तो अभी पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको क्या बता रहा हूँ? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बुक। तो आपका आंसर होगा दो तरीके की अकाउंटिंग बुक्स इस चैप्टर में यूज होती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स और दूसरा आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स बनाने का काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स बनाने का काम कौन करता है? आपका CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूट के रूल्स फॉलो करते हैं प्रॉफिट को कंप्यूट करते टाइम। प्रॉफिट यदि डिफरेंट आता है, प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए चैप्टर बना दिया गया, रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। चलिए पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट हमने किससे कैलकुलेट करवाना है? CA से। और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट हमें कंप्यूट करवाना है किससे? CMA से। तो इसका ना ये इनकम स्टेटमेंट हमें कौन बना के देंगे? CA। और ये इनकम स्टेटमेंट हमें कौन बना के दे रहे हैं? CMA। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई हैं, आपके लिए कोई नया पॉइंट नहीं है। CA से जब हम प्रॉफिट कंप्यूट करवाते हैं तो वो सबसे पहले लिखते हैं नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस आप करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस आप करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसमें से टैक्स माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दूसरा आपके पास है कॉस्ट शीट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट बना रहे हैं कॉस्ट बुक में मैन्युफैक्चर के लिए प्रॉफिट निकालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनका जो फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, उसमें सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर, यदि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की फिनिश गुड्स की, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आपके पास आएगा टोटल कॉस्ट और उसे सेल वैल्यू से कंपेयर करके बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि चार्टेड अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट आपको निकाल के दिया इनकम स्टेटमेंट से वो कौन सा प्रॉफिट है, तो आपका आंसर होगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलोगे? एक्चुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट से जब हमने प्रॉफिट पूछा, भैया आपने जो कॉस्ट शीट में प्रॉफिट निकाल के दिए इस प्रॉफिट को आप क्या नाम दोगे, तो वो कहते हैं हम इस प्रॉफिट को बोलेंगे एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दो प्रॉफिट हो गए, एक्चुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और दूसरा हो गया एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट के नाम ही अलग अलग हैं दो लोगों के द्वारा निकाले गए प्रॉफिट के, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट में डिफरेंसेस तो आने ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनानी है, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको कब चाहिए होती है? व्हेन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन सेपरेटली, मतलब कॉस्ट बुक को अलग बनाया गया है, फाइनेंशियल बुक को अलग बनाया गया है। कॉस्ट बुक को बनाने के लिए हमने अपॉइंट किया सीएमए को, फाइनेंशियल बुक को बनाने के लिए हमने अपॉइंट किया सीए को। दोनों ने अपनी अपनी अकाउंटिंग बुक्स बनाई। जैसे आप अपने जब स्कूल टाइम में होते हैं तो अकाउंट्स का रजिस्टर अलग मेंटेन करते हैं, मैथ्स का रजिस्टर अलग मेंटेन करते हैं, तो दो अलग अलग रजिस्टर हो गए ना। उसी तरीके से हमारी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उन्होंने कहा कॉस्ट अकाउंटेंट से आप अपनी सेपरेट बुक्स बनाइए, चार्टेड अकाउंटेंट को कहा सेपरेट बुक्स बनाइए। जब दो लोग अलग अलग बुक्स बनाएंगे तो दोनों के अलग अलग रिकॉर्ड करने का तरीका होगा, प्रॉफिट भी निकालने का तरीका अलग होगा, प्रॉफिट का अमाउंट भी अलग होगा। इसको हम क्या कहते हैं कि दोनों बुक्स को, दोनों अकाउंट्स को हमने सेपरेट मेंटेन किया, जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया। देन देयर इज ए नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन टू सेट्स ऑफ अकाउंट। जब प्रॉफिट में डिफरेंसेस आएगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, व्हेन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कब आपको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। व्हेन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों बुक्स को अब हम क्या करें, एक साथ मर्ज करके एक सिंगल बुक में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों अकाउंटेंट मिलकर। जब दोनों अकाउंटेंट मिलकर काम करेंगे और एक ही बुक में सारी के सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा लिखी जाएगी, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी कितना आएगा, सिंगल प्रॉफिट। जब सिंगल प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट को कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा प्रॉफिट होगा ही नहीं, इसका मतलब कोई डिफरेंसेस आने के चांसेस नहीं है। ऐसे केस में हमारे को रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन टू सेट्स ऑफ अकाउंट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, दैट द सेम सेट ऑफ अकाउंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ, दैट इज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब एक ही बुक्स में कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों को मर्ज करके यदि रिकॉर्ड कर दिया जाए तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट शीट बनाते टाइम हम कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, कंसीडर नहीं करते। उसमें दो चीज़ें हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी रिसीव तो कर रही है लेकिन उसका संबंध हमारे कस्टमर से नहीं है, मतलब इनकम रिसीव अदर देन कस्टमर्स। तो ऐसी कोई भी इनकम जो हमारे कस्टमर से नहीं रिसीव हो रही है वो हमारी कस्टमर की इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम नहीं है, अदर देन बिजनेस है, ऐसी इनकम को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ट्रांसफर फी रिसीव। उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे हैं जो हम इनकर तो कर रहे हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमारे कस्टमर को नहीं मिल रहा। तो जिनका बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिल रहा वो खर्चे हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे खर्चों को कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जिसमें आ गया पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड, कोई भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। इसलिए कॉस्ट शीट बनाते टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है, जब हम रिकंसाइल करते हैं मतलब मैनेजमेंट के सामने अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं कि डिफरेंसेस क्यों आए, तो मैनेजमेंट के सामने जो आंसर मुझे प्रेजेंट करना है उसका कोई ना कोई सुटेबल फॉर्मेट होना चाहिए। तो फॉर्मेट में हमारे पास दो आंसर हैं, या तो मैं अपना आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में दूंगा या फिर मैं अपना आंसर दूंगा अकाउंट फॉर्म में। यदि स्टेटमेंट फॉर्म में देता हूँ तो ये फॉर्मेट मुझे यूज़ करना है जिसमें मैंने लिखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट अकाउंट्स कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं।
ये कॉस्ट आप क्या लिख सकते हैं, बुक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कह दो, या फाइनेंशियल अकाउंट्स कह सकते हैं, या फाइनेंशियल बुक्स कह सकते हैं आप, ठीक है जी। हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं एग्जाम के अंदर, या तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कॉस्ट बुक होगा, या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फाइनेंशियल बुक होगा। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो सब्जेक्ट हमारा कॉस्टिंग है, इसलिए हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, कॉस्ट प्रॉफिट को दे रहे हैं। तो यदि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा कि रिकनसाइल किससे स्टार्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम किससे स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से। सर क्या हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे जब इस चैप्टर को बढ़ाएंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एज पर किससे कराऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक से, और कुछ क्वेश्चन किससे करा दूंगा, फाइनेंशियल से, ताकि आपके सारे तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले आपको कहा यदि कॉस्टिंग आसान बनाना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पीड में चलना पड़ता है, क्योंकि रिवीजन लेक्चर्स में हमें कम समय में सारे पॉइंट्स क्या करने होते हैं, कवर करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ ऐड ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, प्योरली फाइनेंशियल इनकम। ये चार चीज़ें हम प्लस कर रहे हैं, माइनस में क्या कर रहे हैं, ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये चारों चीज़ें मुझे माइनस करनी है, और मेरा प्रॉफिट जो स्टार्ट हुआ था कॉस्ट से किस पे जाके खत्म होगा, फाइनेंशियल पे, ठीक है ना। अब सर ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हुई हैं, क्या आप हमें डिटेल में समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकते हैं। अभी हमने जो फॉर्मेट लिखा है रिकन्सलेशन का, वो स्टेटमेंट वाला लिखा है। ठीक इसी तरीके से अपने आंसर को हम एग्जाम में किस में भी दिखा सकते हैं, अकाउंट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि रिकनसाइल करके दिखाइए अकाउंट फॉर्म में, तो आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम रिकन्सलेशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिकन्सलेशन अकाउंट में जब किसी अकाउंट को बनाया जाता है तो दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और दूसरा आपके पास होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो प्रॉफिट को कम करने का काम करते हैं, और क्रेडिट साइड में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। यदि आपसे कोई पूछे एग्जाम में एमसीक्यू में मेमोरेंडम रिकन्सलेशन अकाउंट का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल में, तो आपका सिंपल आंसर है नॉमिनल। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें प्रॉफिट लॉस की कंप्यूटेशन की जाती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किससे की है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से। जो जो चीज़ें हमें प्लस करनी है वो सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी। अभी आपने प्रीवियस फॉर्मेट में क्या देखा था, प्रीवियस फॉर्मेट में आपने क्या देखा था, इन चार चीज़ों को मैंने प्लस किया। इन चारों चीज़ों को यदि मैं प्लस कर रहा हूँ तो मुझे अकाउंट बनाते टाइम इन्हें कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। और ये चारों चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बनाओ या अकाउंट बनाओ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें जिनको मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा वो कौन कौन सी हैं, ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, और प्योरली फाइनेंशियल इनकम। ये वो चार चीज़ें जिनको हमने स्टेटमेंट बनाते टाइम प्लस किया था। प्लस का मतलब क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है ना। इन सब का टोटल करेंगे, उसमें से जिन जिन चीज़ों को माइनस किया था वो कौन सा था, ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, और प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो आपके पास में इस तरीके से यदि आप स्टार्टिंग करते हैं कॉस्ट बुक से, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आके खत्म होगा, फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट पे खत्म होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि आपकी स्टार्टिंग किससे हो, लॉस से हो, और आपका एंड भी किस पे हो, लॉस पे हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट प्लस में था या आपका स्टार्टिंग पॉइंट माइनस में था, मतलब प्रॉफिट था या लॉस था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो फॉर्मेट है वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं सिस्टमेटिक तरीके से अभी आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं, उनके बाद अगला पॉइंट आपके पास है, मेन पॉइंट अब आपके सामने शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, कि फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट जो दो हमारे समझदार लोग हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट और दूसरा हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको सीएमए कहते हैं शॉर्ट में, दोनों जब पढ़े लिखे लोग हैं तो दोनों के प्रॉफिट में कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, तो उसको हमने डिटेल में स्टडी किया कि चार्टेड अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट निकाला वो निकाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जो हमारे सीएमए ने प्रॉफिट निकाला वो निकाला एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये एस्टिमेटेड वर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है, इनके बीच में समझना पड़ेगा। एक्चुअल का मतलब है जब आपकी सेल वैल्यू में से सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू वाले माइनस होते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी एक्चुअल आता है। लेकिन जब सीएमए हमारा सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हो सकता है कुछ खर्चे एक्चुअल हो, कुछ खर्चे अभी उनको पता ना हो कितने हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे, पास डाटा के बेस पे उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट करके माइनस कर दिए। इसलिए सारे खर्चे एक्चुअल ना होने की वजह से कुछ खर्चे एस्टिमेटेड हो गए, जिसकी वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो एक्चुअल ना होकर एस्टिमेटेड हो गई, और हमारा प्रॉफिट कौन सा आ गया, एस्टिमेटेड आ गया, ठीक है जी। पहली वजह तो यह है कि कॉस्ट में डिफरेंस आ गया एस्टिमेटेड और एक्चुअल की वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेज हैं वो जरा डिटेल में समझ लेते हैं।
आपके पास सबसे पहला पॉइंट कौन सा है वो देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो सीएमए है कॉस्ट शीट बनाते टाइम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक बुक में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दूसरी बुक में नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम सीएमए रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन सीए रिकॉर्ड करते हैं। इसका ना एक बुक में इनकम रिकॉर्ड है, एक बुक में इनकम रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स चार्टेड अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लिखते, क्योंकि वो कहते हैं मुझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ना कि नेट प्रॉफिट निकालना है। तो टैक्स की कंप्यूटेशन कब होती है, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्ट बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल बुक में चार्टेड अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्टॉक वैल्यूएशन, और एक आपके पास है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहते हैं भाई इसको, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको आप बहुत डिटेल में जानते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने ओवरहेड कॉस्ट का नाम दिया गया है, जहां पर हमारा पास फैक्ट्री ओवरहेड आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तीन तरीके की हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। अब ये तीनों के तीनों जो कॉस्ट होती हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट एक्चुअल बेसिस पे निकालते हैं। इसका मतलब तीन ओवरहेड कॉस्ट का अमाउंट डिफरेंट होने की वजह से हमारे प्रॉफिट में भी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटेंट अपने तरीके से निकालते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं, और चार्टेड अकाउंटेंट अपने रूल्स फॉलो करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जब भी अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने उन्होंने स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी, 4000 अपनी कॉस्ट के हिसाब से। दूसरी तरफ हमारे हैं चार्टेड अकाउंटेंट, जो कॉस्ट प्राइस 5000 लिख रहे हैं, मार्केट प्राइस उन्होंने देखा जो स्टॉक उनके पास बच गया है उसकी मार्केट वैल्यू 3900 है, ठीक है ना। तो अब चार्टेड अकाउंटेंट के पास तीन ऑप्शन है, वो कॉस्ट प्राइस पे भी लिख सकते हैं, वो मार्केट प्राइस पे भी लिख सकते हैं, और विच एवर इज लोअर उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर फॉलो करते हैं, दैट इज 3900। तो चार्टेड अकाउंटेंट ने अपने स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी, फॉर एग्जांपल 3900, और दूसरी तरफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपने स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी, 4000। तो ऐसे में हमारा प्रॉफिट में डिफरेंस आना स्वाभाविक है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन में कॉस्ट अकाउंटेंट अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और चार्टेड अकाउंटेंट को जो रूल्स बताए गए उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मैनेजमेंट के सामने 5 पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा पॉइंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स, चौथा स्टॉक वैल्यूएशन, और पांचवा आपके पास में है ओवरहेड कॉस्ट। ये सारी चीज़ें अलग अलग होने की वजह से आपके प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। तो मैनेजमेंट कहते हैं अब देर किस बात की, आपको रीजंस पता चल गए, इन रीजंस को सिस्टमेटिक तरीके से हमें क्या करो, प्रेजेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। एग्जाम हॉल में जाता है तो सबसे पहले जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो क्वेश्चन पेपर में देखता है कि रिकंसिलिएशन का कोई क्वेश्चन आया है मेरे पास। तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि जब वो कोई क्वेश्चन रिकंसिलिएशन का शुरू करेगा एग्जाम में, तो उसके सामने तीन तरीके के सिचुएशन आ सकते हैं इस चैप्टर में। पहला, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन उसके सामने आएगा एग्जाम में जिसमें सिर्फ उसको क्या करना होगा, रिकंसिलिएशन बनाना होगा। मतलब कॉस्ट शीट और इनकम स्टेटमेंट एज पर चार्टेड अकाउंटेंट आपको दोनों बना के दे रखी होगी, या दोनों के डिफरेंसेस आपको निकाल के दे रखे होंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, रिकंसाइल करना है। मतलब पॉइंट नंबर 1 में आपको ना तो कॉस्ट शीट बनानी है, ना आपको इनकम स्टेटमेंट एज पर चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है, मतलब फाइनेंशियल बुक नहीं बनाना, दोनों नहीं बनाना, सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंसेस दे रखे होंगे, उन डिफरेंसेस को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना है स्टेटमेंट फॉर्म में या अकाउंट फॉर्म में, जैसा आपसे एग्जाम में मांगा गया होगा। दूसरा केस है कि आपको इनकम स्टेटमेंट एज पर चार्टेड अकाउंटेंट बनाकर दे रखी है, वो कहते हैं आप पहले कॉस्ट शीट बनाइए ताकि कॉस्ट बुक का प्रॉफिट निकले, फिर उस कॉस्ट बुक को कंपेयर करो किससे, फाइनेंशियल बुक से जो क्वेश्चन में दे रखी थी, और साथ में कंपैरिजन करने के बाद उसका सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन कर दो, मतलब कि रिकंसाइल करके दिखाइए। तीसरा केस, वो कहता है पहले P&L अकाउंट बनाओ कि चार्टेड अकाउंटेंट का प्रॉफिट कितना है, फिर कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट कितना है, फिर दोनों को कंपेयर करो और बाद में उसको क्या करो, रिकंसाइल करो। बात समझ में आ गई। तो तीन तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको भरोसा दिया है कि आप इन रिवीजन लेक्चर को 2-3 बार ढंग से करके जाइए, गारंटेड है कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप रिकंसाइल करते हैं तो रिकंसाइल करते टाइम आपको कुछ चीज़ें प्लस करनी होगी, कुछ चीज़ें माइनस करनी होगी। क्या मतलब सर? बेटा जब हम रिकंसाइल करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को प्लस करते हैं, कुछ चीज़ों को माइनस करते हैं। क्या मतलब सर इसका? कहने का मतलब है कि जब हम रिकंसाइल करते हैं तो स्टार्टिंग हम किससे कर सकते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से, और हमारा आंसर हमारा किस पे खत्म होगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक पे। अब कॉस्ट बुक का प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट के बराबर नहीं है, ये तो हमें पता है।
तो बराबर लाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। अब किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, मतलब हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी प्लस होगी और आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स क्या होगी, माइनस होगी। आपको सिर्फ यही पता लगाना है किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। अब किनको प्लस करना है किनको माइनस करना है उनको समझाने के लिए, इन 2 पॉइंट को समझाने के लिए मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं। उन रूल्स को आपने क्या करना है, समझना है। और उन रूल्स को समझाने के लिए मैं कहूँगा कि भाई या तो डिफरेंसेस हमारे डेबिट साइड में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनकी वजह से आ रहा होगा, या डिफरेंस हमारा कुछ ऐसी आइटम्स होगी जो हम कहाँ पे लिखते हैं, किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब यदि मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ या खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, मान लीजिए हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक होती है क्रेडिट साइड। तो या तो डिफरेंस प्रॉफिट में जो आया होगा डेबिट साइड में जो लिखी गई आइटम है उनकी वजह से आया होगा, या डिफरेंस आया होगा जो क्रेडिट साइड पे लिखी गई आइटम है उनकी वजह से। तो हमने क्या किया कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डेबिट साइड और दूसरा आपके पास क्या आ गया, क्रेडिट साइड। यदि डेबिट साइड की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो हम रूल कौन सा फॉलो करेंगे, डेबिट साइड रूल। और यदि क्रेडिट साइड में लिखी गई आइटम की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है तो रूल हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड रूल। अब ये रूल क्या है इसको समझना है, फटाफट से समझते हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 1 लाख रुपए, ठीक है ना। हमारे पास में 2 बुक दे रखी है, एक दे रखी है कॉस्ट बुक और दूसरा दे रखा है हमारे पास में फाइनेंशियल बुक। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इधर लिखा हुआ है मान लीजिए 1 लाख रुपए और इधर लिखा हुआ है 1,20,000 रुपये। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब फैक्ट्री का खर्चा कॉस्ट बुक में लिखा गया 1 लाख रुपए जबकि चार्टेड अकाउंटेंट ने कितना लिखा है, 1,20,000। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बुक्स में अलग अलग वैल्यू लिख रहे हो आप। तो लिखने की वजह ये है कि यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया वो कौन से बेसिस पे किया है, एस्टिमेटेड बेसिस पे। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है वो कौन सी लिखी है, एक्चुअल। अभी बताया था ना ओवरहेड कॉस्ट का जो अमाउंट है एक जगह एस्टिमेटेड बेसिस पे लिखा जाता है और एक जगह एक्चुअल बेसिस पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपये का, वो 20,000 का डिफरेंस तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि 20,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो हमें 1 लाख रुपये में प्लस करना है या माइनस करना है। तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड हमारे लिए कौन सी साइड पे आता है, एक्सपेंस साइड पे आता है या इनकम साइड पे आता है। तो जो डेबिट साइड है हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस साइड हो गया, और क्रेडिट हमारे लिए क्या हो गया, इनकम साइड हो गया, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इसका ना रूल आपको किसका फॉलो करना है, एक्सपेंस का। अब ध्यान से समझिए जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। हमने क्या देखा कि फैक्ट्री का खर्चा हमने लिखा है 1 लाख रुपए और यहाँ पे लिखा है 1,20,000 रुपये। तो आपका बेस क्या है, आपका बेस है कॉस्ट बुक। तो कॉस्ट को बेस लेके चल रहे हैं। कॉस्ट में हमने खर्चे 1 लाख रुपए लिखे हैं, फाइनेंशियल में 1,20,000 लिखा है। इसका ना कॉस्ट में हमने खर्चे 20,000 रुपये कम लिखे हैं। अब कम को क्या कहते हैं, अंडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमें यहाँ पे साइन प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉस्ट की वैल्यू हमने कम लिखी है, हमने लिख दिया अंडर। खर्चों के लिए लिखते हैं चार्ज, तो हमने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक 20,000 रुपये। अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने खर्चे कम लिखे हैं ज़्यादा लिखे हैं। तो मैंने देखा कि खर्चे मैंने क्या लिखे हैं, कम लिखे हैं। इसका मतलब कॉस्ट शीट बनाते टाइम मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने खर्चे फाइनेंशियल बुक के मुकाबले कम लिखे हैं। अब यदि भाई मैं खर्चे कम लिखूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, और मेरी टोटल कॉस्ट कम होगी तो मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब यदि मैं अपनी कॉस्ट को कम दिखाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कम होने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। किससे, फाइनेंशियल बुक से। इसका मतलब कॉस्ट बुक का प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक से ज़्यादा है। बराबर करने के लिए कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा, मतलब कि मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। कितने रुपए, 20,000 रुपये। सर कोई और एग्जांपल हो जिसमें माइनस की जगह प्लस करना हो तो वो भी एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर। आप यहाँ पर दूसरे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ले सकते हैं।
मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके पास है 40,000 रुपये और यहाँ आपके पास है मान लीजिए सपोज करते हैं 30,000 रुपये। अब मैंने क्या देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट है वो कॉस्ट बुक में ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर चार्ज। सबसे पहला काम क्या है, लैंग्वेज को समझना कि आपको अंडर लिखना है या ओवर लिखना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट बुक में वैल्यू ज़्यादा है तो ओवर लिखना है, कम है तो अंडर लिखना है। इतना समझने के बाद अब आगे चलते हैं। प्लस का साइन आएगा, माइनस का आएगा। तो हमने क्या देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा 40,000 रुपये एज़ कम्पेयर टू 30,000 फाइनेंशियल बुक में, मतलब 10,000 रुपये हमने ज़्यादा लिखे हैं। यदि हम अपने खर्चे 10,000 रुपये ज़्यादा लिख रहे हैं, 10,000 रुपये ज़्यादा लिख रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो गई, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब प्रॉफिट को क्या कर दो, बढ़ा दो, और यहाँ पे साइन हम किसका लगा देंगे, हम यहाँ पे साइन लगा देंगे प्लस का। तो वेरी वेरी सिंपल है। आप इसको ऐसे समझो, यदि मैंने खर्चे कम दिखाए तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो कम कर दो, पहला पॉइंट। यदि मैंने खर्चे क्या कर दिए, कम दिखा दिए, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, माइनस कर दो। खर्चे ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट कम हो गया, प्लस कर दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि खर्चे ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, खर्चे ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट को बढ़ा दो, पहला केस। दूसरा केस, यदि खर्चे कम दिखाए हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, अब क्या कर दो, माइनस कर दो। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ। क्रेडिट साइड पे क्या पॉइंट हो सकते हैं, हाँ जी, क्रेडिट साइड पे समझो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंट रिसीव, हम लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। रेंट रिसीव नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट बुक में तो आता ही नहीं, और यहाँ पे मान लीजिए 5,000 रुपये। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है आपके पास में 25,000 रुपये, और यहाँ पे आपके पास में है 32,000 रुपये, या मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे आपके पास है 22,000 रुपये। ठीक है ना। तो अलग अलग वैल्यू मैंने ले लिए समझाने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें कौन सी साइड पे आती है, क्रेडिट साइड पे आती है। कौन सी साइड पे आती है बेटे, क्रेडिट साइड पे। तो रूल आपको इनकम वाली साइड के फॉलो करने हैं। अब रेंट रिसीव का मतलब क्या हुआ, रेंट रिसीव फाइनेंशियल बुक में तो 5,000 रुपये लिखी गई है, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखी। इसका मतलब कॉस्ट की जो इनकम है वो 5,000 रुपये कम है, तो आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे, रेंट रिसीव, हाँ जी, रेंट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। अब मैंने अंडर चार्ज ओवर चार्ज नहीं लिखा, क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि कॉस्ट बुक में तो लिखा ही नहीं ना, तो इसलिए नॉट रिकॉर्डेड लिखना है। कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस करना है या माइनस करना है, तो पहला पॉइंट है रेंट रिसीव कहाँ था, क्रेडिट साइड पे। आपको नियम क्रेडिट के फॉलो करना है। हमने अपनी इनकम 5,000 रुपये नहीं लिखी, मतलब हमारी इनकम 5,000 से कम हो गई। यदि मेरी इनकम 5,000 रुपये से कम हो जाएगी, मेरी इनकम 5,000 से कम हो जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इनकम कम, प्रॉफिट कम, तो मेरे को अब क्या करना है, प्लस करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब प्लस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा दूंगा। ठीक है जी। यदि मेरी इनकम कम हो गई तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि इनकम का प्रॉफिट के साथ में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और एक्सपेंस का प्रॉफिट के साथ में इनवर्स रिलेशन है। तो डेबिट के केस में इनवर्स रिलेशन था, क्रेडिट के केस में डायरेक्ट रिलेशन है। यदि मेरी इनकम घटेगी तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। अब मुझे रिकनसाइल में प्लस करना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड पे। इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक सिंपल वे कि सर ये क्रेडिट साइड पे आता है, इसका मतलब इनकम को बढ़ाता है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप क्या करते हैं, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस वेजेस माइनस फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी खर्चे होते हैं डेबिट साइड पे माइनस करके क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब उस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने सेल में क्लोजिंग स्टॉक क्या किया, प्लस किया। जितना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा, आपकी क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है सिंपल। दूसरा तरीका क्या है, सर हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट उतना कम हो जाएगा और आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं तो कहूँगा यार आसान तरीके से समझो, हमें तो प्लस माइनस का खेल समझना है, अपना रिसर्च थोड़ी करनी है कि हम कौन से साइड से जाएं। हमने इसे क्रेडिट साइड माना, हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट शीट में है 25,000, फाइनेंशियल बुक में कितनी है, 22,000। इसका मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट शीट बनाते टाइम 3,000 रुपये 3,000 ज़्यादा दिखाया। अब 3,000 रुपये यदि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी इनकम ज़्यादा दिखा रहे हैं। यदि इनकम हम 3,000 रुपये ज़्यादा दिखा रहे हैं
तो हम अपना प्रॉफिट भी 3000 पे ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो रिकनसाइल करते टाइम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे लैंग्वेज में क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक 3000 रुपये। सर ये ओवर क्यों लिखा, भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट बुक में क्या है, ज़्यादा, कॉस्ट बुक में क्या है, ज़्यादा। जब भी कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी आपको ओवर लिखना है, कॉस्ट की वैल्यू कम होगी आपको अंडर लिखना है। यदि कॉस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आपको लिखना है नॉट रिकॉर्डेड। बात समझ में आ गई। तो स्टॉक के लिए वैल्यूड वर्ड यूज होता है, एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस चार्ज लिखते हैं, ठीक है जी। और यदि कोई चीज़ आपने रिकॉर्ड ही नहीं की तो आप लिखते हैं नॉट रिकॉर्डेड। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा किन को प्लस करना है, किन को माइनस करना है। यहाँ तक यदि सारे पॉइंट समझ में आ गए तो आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में एग्जाम में मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। यानी सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड अपीयर्ड एट ₹60,652, 60,652 रुपये का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हाँ जी, किसके हिसाब से प्रॉफिट हमें बता रखा है क्वेश्चन में, फाइनेंशियल बुक के हिसाब से हमें प्रॉफिट बता रखा है। द कॉस्ट बुक्स however showed a profit of ₹86,200 फॉर द सेम पीरियड। अब यदि कॉस्ट बुक के हिसाब से बात करें तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 86,200। इसका ना हमें दोनों तरीके के प्रॉफिट क्वेश्चन में निकाल के दिए हुए हैं। फाइनेंशियल बुक का भी प्रॉफिट हमें दे रखा है, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट भी हमें निकाल कर दिया हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि स्टार्टिंग आप कॉस्ट से भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल से भी कर सकते हैं। आगे देखो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है क्वेश्चन में। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। इसका ना आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, किसका, रिकंसिलिएशन का। तो आपकी हेडिंग क्या होगी सॉल्यूशन में, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में देके आना है या अकाउंट फॉर्म में देके आना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जैसा लिखा होगा वैसे करना है, कुछ ना लिखा हो, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जैसा मर्जी अपना आंसर दे सकते हैं। अब बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो हम यहाँ पे बेस किसको लेके चल रहे हैं, पहले कॉस्ट को, और आंसर हम किस पे खत्म करेंगे, फाइनेंशियल पे। इसका ना हमें क्वेश्चन में कॉस्ट का प्रॉफिट दे रखा है, फाइनेंशियल का भी दे रखा है। रिकंसाइल मुझे करना है कि जो एक जगह प्रॉफिट है 86,200 और एक जगह हमारा प्रॉफिट है 60,652, मतलब प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, बड़ा डिफरेंस और छोटा डिफरेंस है यह मायने नहीं रखता, डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। बच्चा 1 नंबर से फेल हो, 10 नंबर से फेल हो, फेल तो फेल ही है, ठीक है ना। हाँ, दुख ज़्यादा होता है यार, 1 नंबर से रह गया, सिर्फ 15-20 नंबर से रहता, मारोगे अभी यार, मैं पढ़ा ही नहीं था इसलिए फेल हो गया। दुख तो होता है, कम दुख हो ज़्यादा दुख की बात है। तो यहाँ दुख वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैनेजमेंट कहता है भाई 1 का डिफरेंस है तो भी रिकंसाइल करो, 1 लाख का डिफरेंस है तो भी रिकंसाइल करो। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने आपको अभी रूल्स बताए थे, जैसे जनरल एंट्री पास करते थे गोल्डन रूल्स होते रहे, ऐसे यहाँ पे सुमित सर के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए रिकंसाइल करते टाइम। क्या रूल्स हैं वो ध्यान से समझिए। यानी सुमित सर के द्वारा बताए गए रिकंसिलेशन के रूल्स क्या हैं, एक हमारा डेबिट साइड का है और दूसरा हमारे पास है क्रेडिट। जब भी आप एग्जाम में जाएं और इस चैप्टर को क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट, फिर रिकंसाइल। और ऐसे ही क्रेडिट साइड पे, ऐसी क्रेडिट साइड पर आपको लिखना चाहिए इनकम, प्रॉफिट, रिकंसाइल, ठीक है जी। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, रिकंसाइल। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि मैंने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। यदि मैंने एक्सपेंसेस कम दिखाए हैं, एक्सपेंसेस कम दिखाए हैं तो मैंने प्रॉफिट अपना ज़्यादा दिखा दिया होगा, अब मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से यदि क्रेडिट साइड पर हम बात करें, इनकम ज़्यादा दिखा दी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया होगा, आपको क्या करना है माइनस। इनकम कम दिखाई, आपने प्रॉफिट भी कम दिखाया होगा, अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये दो आपके रूल्स हैं इस चैप्टर के। जैसे अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स होते हैं रियल पर्सन नॉमिनल के बेस पे, ऐसे ही यहाँ पे आपके कुछ रूल्स हैं जो मैंने इस चैप्टर के लिए आपके लिए बना रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब सर इनको इस्तेमाल कैसे करना है जरा वो तो समझा दो हमें। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी समझाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, वर्क्स ओवरहेड मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर रिकवर्ड, अंडर का मतलब कम, कहाँ पर, कॉस्ट में। हमने कॉस्ट बुक में खर्चे 1560 रुपये कम दिखाए हैं। अब ध्यान से समझो, यदि मैं अपने खर्चे कॉस्ट बुक में कम दिखा रहा हूँ, यदि मैं अपने खर्चे कॉस्ट बुक में कम दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया होगा, मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो यहाँ पे साइन कौन सा लग गया, माइनस का, और हमने लिख दिया 1560 रुपये। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे साइन कौन सा लगा, माइनस का, कितने रुपये, 1560 रुपये।
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर का मतलब है ज़्यादा, मतलब हमने अपने कॉस्ट बुक में 850 रुपये का खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। यदि मैं खर्चे ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो मैं अपना प्रॉफिट कम कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के आगे देखो हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है ना, आपको बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है प्लस का साइन लगेगा या माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस का, वो मेरे को समझाना है, उसके लिए मैंने रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेप्रीशिएशन। फाइनेंशियल बुक में है 5600 और कॉस्ट बुक में आपके पास है 6250। 6250 माइनस 5600, मतलब डेप्रीशिएशन कॉस्ट बुक में है 6250, फाइनेंशियल बुक में है 5600। इसका मतलब 650 रुपये का डेप्रीशिएशन कॉस्ट बुक में ज़्यादा है। अब यदि डेप्रीशिएशन ज़्यादा है, डेप्रीशिएशन आपका ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए, 650 रुपये का प्रॉफिट कम हो गया, आपको प्लस करना चाहिए, आपने प्लस कर दिया। डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट 650 रुपये। बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें किसी को, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में देखो जो जो पॉइंट होते जाए उनको टिक करते जाए। ये पॉइंट हो चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, प्योरली फाइनेंशियल इनकम हो गई। इंटरेस्ट रिसीव लिखवाया था ना मैंने, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया जो कॉस्ट बुक में नहीं लिखा, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, इंटरेस्ट रिसीव नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, हमने अपनी इनकम कॉस्ट बुक में नहीं दिखाई, तो हमारी इनकम कॉस्ट बुक में कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया। अब हमें प्लस का साइन लगाना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। बात समझ में आ रही है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे क्या लिखा है क्वेश्चन में, उसके बाद में आंसर शीट पे जो आपको फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट बनाए, और साथ में एक वर्किंग नोट बनाए जिसमें यहाँ पे ईपीआर और क्या लिखना है, आईपीआर। ईपीआर का मतलब एक्सपेंसेस प्रॉफिट और आपका रिकनसाइल, आईपीआर का मतलब इनकम प्रॉफिट एंड रिकनसाइल। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमने क्या किया और क्या करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब फाइनेंशियल बुक में इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है लोन पे 2850 रुपये का। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे होता है ना, मैंने अभी आपको लिखवाया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक डिवेंचर। तो फाइनेंशियल बुक में 2850 रुपये के खर्चे दिखाए हुए हैं, हमने अपनी बुक में खर्चे नहीं दिखा रखे। हम यहाँ पर बेस क्या ले रहे हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड को। तो कॉस्ट में 2850 रुपये के खर्चे कम हो गए। यदि खर्चे कम हो गए तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है, माइनस। हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 2850 रुपये। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डाउट सेशन का टाइम है 4 to 6 डेली, और आप इस टाइम पर हमारे नंबर पे कॉल करके हमें डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे कोई डाउट आएगा ही नहीं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से बता दी हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 20,150। 20,150 रुपये का खर्चा हमने टैक्स के नाम का फाइनेंशियल बुक में तो लिखा है, कॉस्ट बुक में नहीं लिखा। इसका ना कॉस्ट में खर्चे क्या हो गए, कम। कॉस्ट में खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो क्या कर दो, माइनस। माइनस कर दिया हमने इनकम टैक्स 20,150 रुपये का। नेक्स्ट आपके पास है बैंक इंटरेस्ट अलाउड। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या हो गया, प्योरली फाइनेंशियल इनकम। कहाँ पर, फाइनेंशियल बुक में 375 रुपये। इसका ना 375 रुपये की इनकम फाइनेंशियल बुक में तो रिकॉर्ड है, कॉस्ट में नहीं है। इसका ना कॉस्ट की इनकम कम हो गई, कॉस्ट की इनकम कम हो गई, कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया। अब आपको प्लस करना है, प्लस कर दो, बैंक इंटरेस्ट अलाउड 375 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है स्टोर एडजस्टमेंट 237 रुपये। अभी इसको डील करेंगे थोड़ी देर में, अलग से समझाएंगे। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 24,800 और वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल बुक में है 26,300। ध्यान से समझो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है। फाइनेंशियल बुक में है 26,300 और कॉस्ट बुक में है 24,800। इसका मतलब 1,500 रुपये स्टॉक की वैल्यू, 1,500 रुपये स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,500 रुपये कॉस्ट बुक में कम लिखी है। अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, हमने अपने स्टॉक की वैल्यू कम लिखी, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, हमें क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। हमने लिखा माइनस ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक 1,500 रुपये। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि सर प्लस करना है माइनस करना है। मैंने इतना बढ़िया आपको सिस्टम बता दिया, कहीं गलती होने के चांसेस ही नहीं है। ना रटना है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट है भैया। मैंने आपको पहले कहा था कि रैपिड रिवीजन लेक्चर्स में मेरा मेन एम क्या है, बच्चों के जो कॉन्सेप्ट वीक हैं उनको स्ट्रांग बनाना, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है ना भाई। इंटर में पास होंगे ग्रुप 1 में, तभी ग्रुप 2 में आएंगे, देन फाइनल में आएंगे, और एक दिन आप बन जाएंगे सीएमए, और आपके सारे सपने क्या हो जाएंगे पूरे। यही सपना मैंने देखा है कि आपको
CMA बना के ही छोड़ूंगा। चलिए अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट है 25,000 रुपये और फाइनेंशियल बुक में 23,000 है। अब क्लोजिंग स्टॉक होता है इनकम, हमने अपनी इनकम कॉस्ट बुक में 2,000 रुपये ज़्यादा दिखा दी, हमने अपनी इनकम कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिखा दी, इनकम ज़्यादा दिखा दी मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, इनकम ज़्यादा दिखा दी, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, माइनस कर दो, माइनस कर दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2,000 रुपये। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अंडर लिखना है ओवर लिखना है, सिंपल बात है, यदि कॉस्ट बुक में वैल्यू ज़्यादा है तो ओवर लिखना है, कॉस्ट बुक में वैल्यू कम है तो अंडर लिखना है, टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट का खर्चा 2,000 रुपये सिर्फ कॉस्ट बुक में लिखा है, फाइनेंशियल में तो नहीं लिखा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का खर्चा यदि कॉस्ट अकाउंटेंट ने लिख रखा है और चार्टेड अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, इसका ना कॉस्ट बुक में खर्चे ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट कम हो गया, खर्चे ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट कम हो गया, प्लस कर दो, प्लस कर दिया हमने, इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 2,000 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दोनों के दोनों आपके पास आ गए, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ये दोनों खर्चे फाइनेंशियल बुक में तो रिकॉर्ड है, कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसका ना ये खर्चे यदि कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो कॉस्ट के खर्चे कम हो गए, कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, अब आपको माइनस करना है, दोनों चीज़ें आपने क्या कर दी, माइनस कर दी। अब एक पॉइंट आपका समझाने वाला रह गया सिर्फ, कौन सा पॉइंट रह गया आपका, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। जरा इसको समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका भाई, ठीक है जी। क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक का मतलब फाइनेंशियल बुक में हमने 237 रुपये क्रेडिट कर रखे हैं, स्टोर एडजस्टमेंट का मतलब स्टॉक की वैल्यू में जो डिफरेंस था वो 237 रुपये फाइनेंशियल बुक में दिखा रखा है। आप इसको ऐसे समझो, एक है हमारे पास में कॉस्ट बुक, एक हमारे पास है फाइनेंशियल बुक, यहाँ पे हमने जो स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है, स्टोर का मतलब रॉ मटेरियल की बात चल रही है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सपोज करते हैं यहाँ पर है 1,000 और यहाँ पे है 1237, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 237 रुपये है। हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल बुक में हमने स्टॉक की वैल्यू 237 रुपये क्या लिखी हुई है, ज़्यादा लिखी है, या हम ये कह सकते हैं कि हमने 1,000 रुपये क्या लिखी है कॉस्ट बुक में और फाइनेंशियल बुक में 1237, तो 237 रुपये हमने कम लिखी हुई है, ठीक है ना। अब क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक में लिखा है, क्रेडिट का मतलब है इनकम साइड पे, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही है, कौन से स्टॉक की बात चल रही है, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटेड लिखा है, डेबिटेड लिखा होता तो ओपनिंग स्टॉक आता, क्रेडिटेड लिखा है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 237 रुपये ज़्यादा है। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट बुक में 237 रुपये कम है, बिल्कुल कह सकते हैं, हमने कह दिया, ठीक है ना। तो स्टोर एडजस्टमेंट का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि आपने फाइनेंशियल बुक में 237 रुपये क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिखे हैं, इसका मतलब इनकम फाइनेंशियल बुक में ज़्यादा है, कॉस्ट में कम है। अब यदि कॉस्ट की इनकम कम हो गई, कॉस्ट की इनकम कम हो गई, कॉस्ट की इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया, आपको प्लस करना है, आपने प्लस का साइन यहाँ पे लगा देना है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ जी, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज ए नेट लॉस ₹2,13,000। अभी आपने देखा था कि प्रॉफिट आपका था क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या देखा था, प्रॉफिट था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है लॉस। तो मैंने आपको कहा था ना सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा एज पर कॉस्ट बुक्स, और कॉस्ट बुक के हिसाब से आपका जो लॉस है वो है 2,13,000 और फाइनेंशियल बुक में आपका लॉस है 2,58,000। अ स्क्रूटनी ऑफ डाटा ऑफ बोथ दी सेट ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और आपको यहाँ पे नीचे बनाना क्या है, मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना है। तो यदि आपको मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना है तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ करने का तरीका वही है, रूल्स आपके सेम रहेंगे, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपकी स्टार्टिंग किससे होगी, लॉस एज पर कॉस्ट बुक 2,13,000 और आपका आंसर खत्म होगा लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक 2,58,000। अब आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा किन चीज़ों को प्लस करना है, किन चीज़ों को माइनस करना है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें माइनस होंगी वो आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगी और जो भी चीज़ें आपने प्लस करनी है वो आपकी आ जाएंगी क्रेडिट साइड पे। अब किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है और उसके लिए आपके डेबिट साइड का जो रूल है, डेबिट साइड, इसमें हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, रिकनसाइल, और क्रेडिट साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, इनकम, प्रॉफिट, रिकनसाइल। अब जल्दी से समझो, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, आपको प्लस का साइन लगाना है। एक्सपेंसेस यदि आपने कम दिखा दिए
तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया होगा, आपको क्या करना है माइनस। यहाँ पर इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गई होगी, आपको क्या करना है माइनस। इनकम कम है, प्रॉफिट भी कम दिखाया होगा, तो अब आपको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। दो सिंपल रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो कीजिए और चैप्टर को आसान बनाइए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉस्टिंग को आसान बनाना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि सर फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 5,000 रुपये लिखा है, हमें प्लस करना है या माइनस करना है, हमें डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे। तो यदि हमें डेबिट साइड पे लिखना है इसका मतलब उसको माइनस करना है, और क्रेडिट साइड पे लिखना है उसका मतलब हमें प्लस करना है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा हुआ है, अंडर, अंडर का मतलब कम दिखाया हुआ है। तो फैक्ट्री का खर्चा हमने कम दिखाया हुआ है 5,000 रुपये। यदि फैक्ट्री का खर्चा हम कम दिखा रहे हैं तो हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया होगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया तो क्या कर दो माइनस, माइनस का मतलब डेबिट साइड पे दिखा दो, तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज कॉस्ट बुक 5,000 रुपये, ठीक है जी। इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर, ओवर का मतलब ज़्यादा, हमने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, खर्चे ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट कम हो गया, प्लस कर दो, प्लस का मतलब क्रेडिट में दिखा दो, क्रेडिट में हमने दिखा दिया 3,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव का। चलिए आगे। डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल बुक में 70,000 है, कॉस्ट बुक में 80,000 है, इसका मतलब कॉस्ट बुक में डेप्रीशिएशन हमने 10,000 रुपये ज़्यादा दिखा दिया। यदि डेप्रीशिएशन का अमाउंट हम 10,000 रुपये ज़्यादा दिखा रहे हैं तो डेप्रीशिएशन का खर्चा ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, अब आपको प्लस करना चाहिए, प्लस आपने कर दिया 10,000 रुपये। डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट होते जाएँ उनको टिक करते जाएँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इसका ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है जो आपने कॉस्ट बुक में नहीं लिखा, इसका ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके लिए क्या, इनकम। इनकम आपने अपनी बुक्स में 20,000 रुपये नहीं लिखी, मतलब इनकम यदि आपके हो गई है और आप अपनी बुक्स में नहीं लिख रहे तो आपका क्या है, इनकम कम हो गई। तो इनकम आप अपनी बुक्स में कम दिखा रहे हैं, आपका प्रॉफिट भी कम हो गया, अब आपको प्लस करना चाहिए, आपने प्लस कर दिया 20,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास में है टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 65,000 रुपये, तो हमने फाइनेंशियल बुक में 65,000 रुपये का खर्चा दिखाया हुआ है, कॉस्ट बुक में नहीं दिखा रखा, क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया या प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, तो आपके लिए हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, जो फाइनेंशियल बुक में तो आता है, कॉस्ट बुक में नहीं आता, क्योंकि फाइनेंशियल बुक में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और कॉस्ट बुक में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कहने का मतलब है कि ये जो टैक्स का अमाउंट है 65,000 रुपये हमने कॉस्ट बुक में नहीं दिखाया, मतलब खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो माइनस कर दो, माइनस कर दिया हमने 65,000 रुपये टैक्स के नाम का। ट्रांसफ़र फीस, अब ये ट्रांसफ़र फीस मैंने आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखवाया था। ट्रांसफ़र फीस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर होल्डर की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा। अब आपने ये शेयर्स बेच दिए, तो जिसको बेचे वो अब कौन हो गया, बायर हो गया। अब वो कंपनी के पास गया कि भाई शेयर होल्डर की लिस्ट में से इनका नाम हटा दो और मेरा नाम लिख दो, तो कंपनी कहती है ठीक है जी, शेयर होल्डर की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, बट इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो पैसे नए शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किए होंगे शेयर होल्डर की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए, कंपनी के लिए तो इनकम है, क्या ये इनकम उनको कस्टमर से मिली, नहीं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, और कंपनी ने इस इनकम का नाम क्या लिख दिया, ट्रांसफ़र फीस रिसीव, क्योंकि ये रिसीव हम क्या कर रहे हैं, किस वजह से पैसे मिल रहे हैं हमारे को, शेयर होल्डर की लिस्ट में नाम को ट्रांसफ़र करने के बदले में कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कंपनी की हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम ट्रांसफ़र फीस रिसीव। अब ये फाइनेंशियल बुक में तो लिखी गई है, कॉस्ट बुक में नहीं लिखी, इसका मतलब कॉस्ट की इनकम कम हो गई, कॉस्ट की इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया, प्लस कर दो, हमने 2,000 रुपये प्लस कर दिया ट्रांसफ़र फीस, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब कॉस्ट बुक में खर्चे रिकॉर्ड नहीं किए गए, खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो माइनस कर दो, माइनस कर दिया हमने 3,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट आपके पास है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन कॉस्ट बुक 7,000। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इनकम होता है, हमने अपनी इनकम 7,000 रुपये ज़्यादा दिखा दी, ओवर का मतलब ज़्यादा, यदि मैं अपनी इनकम ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, मुझे माइनस करना है, मैंने 7,000 रुपये क्या कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक के माइनस कर दिए। अब आपको करना क्या, 2,13,000 में 2,13,000 रुपये में ये सारी चीज़ें प्लस कर दो, और उसमें से 3,000, 10,000, 20,000, 2,000 माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर आपके पास में आ जाएगा 2,58,000, और आपके पास आ जाएगा लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक, आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं इस चैप्टर के, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अभी आपने दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, उन दोनों क्वेश्चन में आपने क्या देखा था,
मैंने आपको 3 वैरायटी के क्वेश्चंस लिखवाए थे, एक जिसमें खाली रिकंसाइल करते हैं, एक जिसमें कॉस्ट शीट प्लस रिकंसाइल करते हैं, और एक जिसमें कॉस्टिंग पीएनएल मतलब पीएनएल अकाउंट बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है और साथ में आपको रिकंसाइल करना है। तो पहले 2 क्वेश्चन केस नंबर 1 था जिसमें सिर्फ आपको रिकंसाइल करना था, या स्टेटमेंट फॉर्म में या अकाउंट फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एक्स लिमिटेड का। इसका मतलब फाइनेंशियल बुक का काम आपको करके दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दिया हुआ है 3,83,500। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड यूनिट, द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्स लिमिटेड शो द फॉलोइंग। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का खर्चा 20% है किसका, प्राइम कॉस्ट का। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 9.75 पर यूनिट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 13 रुपये पर यूनिट सोल्ड है। अंडर एन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक में जो ओवरहेड के बीच का डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस अभी तक हमने रेक्टिफाई नहीं किया। मतलब गलती किसकी मानी जाती है, कॉस्ट अकाउंटेंट की या चार्टेड अकाउंटेंट की? गलती किसी की भी नहीं होती, बट हम यही कहते हैं भाई कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो वैल्यू लिखी है कॉस्ट बुक में एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी है और चार्टेड अकाउंटेंट ने एक्चुअल लिखी है। अब एक्चुअल तो चेंज होगी नहीं, चेंज कौन सी होगी, एस्टिमेटेड। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को हम जिम्मेदारी देते हैं कि जो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी थी आप उस एस्टिमेटेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू के बराबर करो। तो बराबर करने के लिए या तो उन्हें वैल्यू कम करनी पड़ेगी या वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी कॉस्ट बुक में। अभी तक उन्होंने इस डिफरेंस को ठीक नहीं किया, डिफरेंस को ठीक नहीं किया। जब तक डिफरेंस ठीक नहीं होगा तब तक डिफरेंस आता रहेगा, जब तक डिफरेंस आता रहेगा रिकंसिलिएशन में आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, पॉइंट नंबर 4 का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने अभी तक डिफरेंसेस को रेक्टिफाई नहीं किया कॉस्ट बुक में, आपको उसे रिकंसाइल में दिखाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन में उसको दिखाना पड़ेगा। बात सही है? या डिफरेंसेस आ रहे हैं और आप ठीक नहीं कर रहे तो डिफरेंस आते रहेंगे तो उसकी जगह रिकंसिलिएशन में आती रहेगी। चलो भाई, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, सिंपल पॉइंट है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। मतलब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है, मतलब कि आपको पहले पार्ट में कॉस्ट शीट बनानी है। पहले पार्ट में क्या बनाना है, कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट जब आप बनाते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो चीज़ें डिफरेंट होगी वो डिफरेंट लेंगे और जो चीज़ें डिफरेंट नहीं है वो सेम लेंगे। अब कौन कौन सी चीज़ें सेम लेते हैं, मेटेरियल की वैल्यू सेम ले लेंगे, लेबर की वैल्यू सेम ले लेंगे, सेल की वैल्यू सेम ले लेंगे, WIP की यदि वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो वो सेम ले लेंगे। बाकी सारी चीज़ें अलग अलग दे रखी है तो अलग अलग लेंगे और नहीं होगी तो वही सेम कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में कुछ चीज़ें हम सेम लेके चलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम सेम लेके चलते हैं? एक आपके पास है रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक आपके पास है लेबर कॉस्ट, आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके पास में है वैल्यू ऑफ WIP, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो। नेक्स्ट आपके पास में है सेल्स वैल्यू। ये सारी चीज़ें कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में जनरली सेम रहती हैं यदि क्वेश्चन में इनका अमाउंट आपको नहीं बता रखा, मतलब एक बुक में बता रखा है दूसरी बुक में नहीं बता रखा, तो हम सेम मान के चलते हैं। फिर डिफरेंट कौन कौन से हो सकता है, तो डिफरेंट के तो मैंने बहुत सारी वजह बता रखी हैं। आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड में फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग 3 तरीके के खर्चे आ गए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है ना? तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। अब सबसे पहले जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना? ये सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखें। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है। क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालने के लिए क्वांटिटी सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको यदि कोई भी चीज़ अमाउंट में निकालनी है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस को कॉस्ट पर यूनिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ, यदि आपको लेबर कॉस्ट निकालना है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इंटू लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इंटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इंटू फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकालना है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट। बात समझ में आ गई? ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक यदि आपने कोई भी चीज़ निकालनी है, अमाउंट में निकालनी है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जगह क्वांटिटी सोल्ड का इस्तेमाल करना है और जो भी इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी है पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो
सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और सेल वैल्यू निकालनी है तो क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यदि सेलिंग ओवरहेड निकालना है तो क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। इस तरीके से बात समझ में आ रही है ना, मतलब थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है उसकी, तो आपके पास में मैंने पिछली क्लास में कॉस्ट शीट में जब मैंने रिवीजन लेक्चर कराया था आपको, तो मैंने आपको बताया भी था कि हम यहाँ पे या तो वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हैं या फीफो। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो फीफो यूज़ कर लेते हैं। और फीफो क्या कहते हैं कि पुराना सामान आप पहले इस्तेमाल करो ताकि कस्टमर को जो गुड्स मिले भाई जल्दी, जितनी जल्दी। हाँ जी, फीफो मेथड क्या कहता है, फीफो मेथड ये कहता है कि भाई आप अपना पुराना सामान पहले निकालो ताकि गुड्स खराब होने का जो डर रहता है वो डर आपके लिए हमेशा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, आपका लॉस क्या हो, कम से कम हो। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है जब आप क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% है, तो पहले आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी उसका 20%। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि मेरा जो मटेरियल कंज्यूम है वो कितना है, यानी मटेरियल कंज्यूम कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 23,01,000 और डायरेक्ट वेजेस कितनी है 12,05,750, 12,05,750। जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, यानी जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू लिखूंगा 23,01,000 और डायरेक्ट वेजेस लिखूंगा 12,05,750, मतलब प्राइम कॉस्ट मेरे पास आ गया 35,06,750 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आपको बताओ भाई। अब 35,06,750 मेरे पास क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। इस प्राइम कॉस्ट का 20% मैंने किया 7,01,350, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको कहते हैं वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन में ओपनिंग WIP है नहीं और क्लोजिंग WIP की वैल्यू आपको दे रखी है 97,500। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में सेम रखते हैं। तो मेटेरियल कंज्यूम की वैल्यू सेम रखते हैं, यदि क्वेश्चन में डिफरेंट ना हो तो लेबर की वैल्यू सेम रखते हैं, आपके पास में WIP की वैल्यू सेम रखते हैं, सेल वैल्यू सेम रखते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें यदि क्वेश्चन में डिफरेंट ना हो तो आपको सेम रखनी पड़ती है, डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो तो सेम रखते हैं। चलो भाई, अब आपके पास में फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा 41,10,600, मतलब आपने 35,06,750 में 7,01,350 प्लस किया, क्लोजिंग WIP माइनस किया, 41,10,600 आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, जिसको वर्क कॉस्ट कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैव बीन रिकवर्ड 9.75 पर यूनिट, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आपको पर यूनिट में दे रखा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पर यूनिट में दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो कहाँ आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में आता है। यदि कोई खर्चा तो आप उसे क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं, तो आपके सामने क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, यानी क्वांटिटी सोल्ड हमारे पास में है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,000, तो 30,000 प्लस 1,000 और ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो आपके पास में 31,000 यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी, 31,000 यूनिट आपके पास में आ गया। 31,000 यूनिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9.75 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 3,02,250। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 44,12,850। अब 44,12,850 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,000 यूनिट की 1,30,000 रुपये दे रखी है एज पर चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंशियल बुक में। बट कॉस्ट अकाउंटेंट कहता भी हमारा अपना नियम है, हम किसी के बाप की नहीं सुनते, हम अपनी सुनते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट है हम तो उनकी सुनेंगे। मैंने कहा भैया किसी की भी सुनो, सुनो तो सही। तो 44,12,000 कितना था, 44,12,850, 44,12,850 को क्वांटिटी प्रोड्यूस 31,000 से डिवाइड किया, 1,000 से मल्टीप्लाई किया, और चमत्कार आपने बताया नहीं कितना हुआ, 44,12,850 को आपने डिवाइड किया किससे, 31,000 से, मल्टीप्लाई किया 1,000 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी 1,42,350। हाँ जी, 1,42,350।
आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1,42,350 रुपये। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 42,70,500, 42,70,500 आपके पास में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में पर यूनिट दे रखा है 13 रुपये पर यूनिट सोल्ड। आपने 30,000 यूनिट बेची है, यदि 30,000 यूनिट बेच रहे हो तो 13 रुपये के हिसाब से 3,90,000 रुपये का आपके पास आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड। आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 42,70,500 में आपने 3,90,000 रुपये सेलिंग ओवरहेड जोड़ दिया, 46,60,500। अब 46,60,500 यदि आपके पास में वैल्यू आ गई टोटल कॉस्ट की और आप उसे सेल वैल्यू से कंपेयर करें 48,75,000 से, 48,75,000 से जो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा 2,14,500। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि ट्रेडिंग पीएनएल फाइनेंशियल बुक का हमें प्रॉफिट बता रखा है 3,83,500। कॉस्ट शीट बना के कॉस्ट अकाउंटेंट ने प्रॉफिट आपको बताया 2,14,500। अब हमें इन दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने पे हमने देखा कि दोनों प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा। मैच ना होने की बहुत सारी वजह हैं, वो सारी वजह सिस्टमेटिक तरीके से हमें प्रेजेंट करनी है। प्रेजेंट करने के लिए देखो उन्होंने क्या बोला हमें क्वेश्चन में, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय कॉस्ट रिकॉर्ड विद फाइनेंशियल। इसका ना कॉस्ट प्रॉफिट को फाइनेंशियल प्रॉफिट से कंपेयर करना है, मतलब स्टार्टिंग बेस हमें क्या लेना है कॉस्ट को, और खत्म किस पे करना है, फाइनेंशियल पे खत्म करना है। और यहाँ पे आंसर किस में देना है, स्टेटमेंट में देना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे फटाफट से, चलिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हुए हैं। नेक्स्ट, अब हमें रिकनसाइल करना है। तो रिकनसाइल करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, हाँ जी, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, दो पार्ट है ना। हाँ जी, सेकेंड पार्ट आपके पास आ गया। रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल करते टाइम सबसे पहले मुझे क्या करना है, रूल्स लिखने हैं, एक डेबिट साइड का और दूसरा कौन सा, क्रेडिट साइड का, ठीक है ना। अब मेरे पास में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट भी दे रखा है, कॉस्ट शीट भी दे रखा है। ध्यान से समझिए, ट्रेडिंग पीएनएल और कॉस्ट शीट हमें दोनों दे रखी हैं। तो हमने क्या देखा, मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू दोनों जगह सेम है। मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू दोनों जगह सेम है। जो चीज़ सेम है वो रिकनसाइल में नहीं आती। लेबर की वैल्यू सेम है, नहीं आती। WIP की वैल्यू सेम है, नहीं आएगी। सेल वैल्यू सेम है, नहीं आएगी। तो सर आएगा क्या, जो चीज़ डिफरेंट है। अब जो चीज़ डिफरेंट है उनको ले लो यार। कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड डिफरेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंट है, सेलिंग ओवरहेड डिफरेंट है। ये तीनों वैल्यू 1, 2, 3 तीनों डिफरेंट है। फिर आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फिनिश गुड्स की 1,30,000 है और यहाँ पे 1,42,350, 4 आइटम हो गई, ठीक है। फिर ये सारे के सारे खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, फाइन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टैक्सेशन, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में आ गया डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। डेबिट साइड पे जिनको मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, और आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है जी। अब इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स मुझे क्या करना है, रिकनसाइल में दिखाना है। क्लियर हो गया भाई। अब कैसे दिखाना है उनको समझो, कैसे दिखाना है समझने के लिए हम कहेंगे फैक्ट्री का खर्चा 69250 है फाइनेंशियल बुक में, और यहाँ पे कितना है 7,01,350। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे, कॉस्ट बुक से। तो यदि हम कॉस्ट बुक से स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे 2,14,500 और ये अमाउंट हमें कहाँ से मिला, कॉस्ट शीट से। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 7,01,350, 7,01,350 और इसमें से हमने माइनस कर दिया 692,250, आपके पास आ जाएगा 9,100। इसका मतलब हमने कॉस्ट बुक में फैक्ट्री का खर्चा 9,100 ज़्यादा दिखा दिया। अब खर्चा यदि मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, खर्चा ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 9,100। बिल्कुल सिंपल है, बस ये रूल्स को आपने ध्यान रखना है, डिफरेंसेस को निकालना है। कॉस्ट में कम लिखा है या कॉस्ट में ज़्यादा लिखा, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। नेक्स्ट आपके पास में है, यानी नेक्स्ट आपके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 3,10,375 है फाइनेंशियल बुक में, जबकि कॉस्ट बुक में कितना है 3,02,250, मतलब 3,10,375
375 में से मैंने माइनस किया 3,02,250, तो हम कहेंगे 8125। कॉस्ट बुक में खर्चे कम लिखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कॉस्ट बुक में कम लिखा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा। अब माइनस कर दो, तो आपने माइनस कर दिया ऑफिस का खर्चा 8125 अंडर चार्ज के नाम से, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बाकी खर्चे का अमाउंट निकालना है, बाकी खर्चे देख लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 3,68,875 और यहाँ पे आपके पास है 3,90,000। 3,90,000 रुपये में से माइनस किया 3,68,875, तो आपके पास आ जाएगा 21,125। 21,125 का खर्चा सेलिंग ओवरहेड का कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिखा दिया। अब यदि कॉस्ट बुक में खर्चे ज़्यादा दिखा दोगे, कॉस्ट बुक में खर्चे ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो गया तो प्लस कर दो, प्लस कर दिया आपने सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ओवर है या अंडर है। यदि खर्चे ज़्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट कम हो गया था, प्लस कर दो। खर्चे कम दिखा दिए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, माइनस कर दो। ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना ही नहीं, खराब होने का डर रहता है। प्लीज़ 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 सबको आराम से समझो पॉइंट्स को। अब आगे देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, फाइन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टैक्सेशन। 3 और 3 6 आइटम पहले लिख लेते हैं फटाफट से। 6 आइटम हमने यहाँ पे लिख ली, 1 2 3 4 5 और आपके पास आ गया टैक्स 6। सबके आगे हमें क्या लिखना है, समझो। नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ठीक है ना। क्या लिखना है, कॉस्ट बुक में किसी को भी रिकॉर्ड नहीं किया हमने। इसका ना कॉस्ट में यदि ये खर्चे रिकॉर्ड नहीं हुए, कॉस्ट में खर्चे रिकॉर्ड नहीं है तो कॉस्ट के खर्चे कम हो गए। यदि हमने खर्चे रिकॉर्ड नहीं किए तो खर्चे हमारे कम हो गए, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अब क्या कर दो, माइनस। तो सबको माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 आइटम थी, माइनस कर दिया सबको, ठीक है जी। अब किस पे आ जाओ, क्रेडिट साइड पे आ जाओ। तो क्रेडिट साइड पे चलते हैं। क्रेडिट साइड पे आपके पास क्या, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है, नॉट रिकॉर्डेड। कहाँ पर, कॉस्ट बुक में। अब हमारी जो इनकम है वो हमने कम लिखी है कॉस्ट बुक में, मतलब लिखी नहीं। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब हमने अपनी इनकम लिखी नहीं, तो इनकम ना लिखने का नतीजा क्या हुआ, हमारी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। यदि हमारी इनकम कम हो गई तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। अब क्या कर दो, प्लस कर दो, हमने प्लस कर दिया। इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे आसान तरीका इस चैप्टर का कोई बनता नहीं है, ठीक है ना। अब आपका सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया, कौन सा, आपके पास रह गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे 1,30,000 रुपये लिखा है, हमारे पास है 1,42,350। 1,42,350 माइनस 1,30,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट बुक में 12,350 रुपये मैंने ज़्यादा लिखी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 12,350 रुपये मैंने कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी है। अब क्लोजिंग स्टॉक आती है इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, तो हमने अपनी इनकम ज़्यादा दिखा दी, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। आपको क्या करना है, माइनस, हमने माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक 12,350। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 से 6 हमारा डाउट सेशन का टाइम होता है, वहाँ पे आप इस पॉइंट को और क्लियर करना चाहें तो और कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे पॉइंट बहुत डिटेल में आपको समझा दिए हैं, ठीक है जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका 2,14,500 में ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कुछ को प्लस करना है, कुछ को माइनस करना है, और प्लस माइनस का खेल खेलने के बाद जो आपका लास्ट में बैलेंस आएगा वो बैलेंस कितना आ जाएगा, 3,83,500। अब 3,83,500 जब आपका बैलेंस आ गया तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं बुक में, ठीक है ना। 3,83,500 आपके पास यहाँ पर कितना है, फाइनेंशियल बुक में दे रखा है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, मर्ज हो गया। हाँ जी, इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, मैच हो गया। हाँ जी, इस तरीके से हमारा आंसर मैच हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, मैसर्स राजा ट्रेडर्स हैव फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है, मतलब फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है 48,050 रुपये। 48,050 रुपये आपको प्रॉफिट निकाल कर दिया हुआ है। कॉस्ट शीट आपको बनानी है जिसमें फैक्ट्री का खर्चा लेबर का 60% है, ऑफिस का खर्चा फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है, सेलिंग एक्सपेंसेस 6 रुपये पर यूनिट सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
की वैल्यू 45 रुपये पर यूनिट पे करनी है और क्लोजिंग स्टॉक एज इन फाइनेंशियल बुक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इस बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू फाइनेंशियल बुक में दे रखी है वही करनी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई किया था। वो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सेम एज पर फाइनेंशियल बुक है। तो मतलब जैसी वैल्यू वहाँ लिखी वैसे यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी है 12,500, तो आपको भी कितनी लिखनी पड़ेगी 12,500। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको कॉपी पेस्ट करना है 12,500 12,500। चलिए आगे चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। इसका ना आपको स्टेटमेंट बनानी है, मतलब कि कॉस्ट शीट बनानी है। अब कॉस्ट शीट बनाते टाइम कुछ चीज़ें हमें सेम रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ें सेम रखेंगे, मटेरियल की वैल्यू सेम रखेंगे, लेबर की वैल्यू सेम रखेंगे, सेल वैल्यू सेम रखेंगे, WIP होगा तो WIP सेम रखेंगे। तो जो जो चीज़ें सेम रख सकते हैं वो सेम रख देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें सेम रख सकते हैं, मटेरियल की वैल्यू, लेबर की वैल्यू और सेल वैल्यू। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। प्राइम कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 4,10,000 रुपये। 4,10,000 रुपये आपके पास आ गई प्राइम कॉस्ट। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितनी है 1,50,000, 1,50,000 का 60% आ गया 90,000। WIP ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है क्वेश्चन में, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5 लाख। 5 लाख का 20% यदि मैं करता हूँ तो ऑफिस का खर्चा आ जाएगा 1 लाख रुपये। आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख रुपये। अब क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट ₹45 पर यूनिट। आपके पास क्वांटिटी कितनी है 500, क्वांटिटी कितनी है 500, 500 को 45 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 22,500। एंड क्लोजिंग स्टॉक एज इन फाइनेंशियल बुक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वही लिखनी है जो फाइनेंशियल बुक में लिखी गई है 12,500 12,500। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,10,000। नीचे लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस ₹6 पर यूनिट सोल्ड। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्वांटिटी सोल्ड 10,250। तो 10,250 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपने 61,500, 61,500। आपके पास आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड, टोटल कॉस्ट आएगा 671,500 और 671,500 को आपने कंपेयर किया 7,17,500 सेल वैल्यू से, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 46,000। इसका ना इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए जो एक बढ़िया पॉइंट था वो क्या था कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 45 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई करके निकालनी है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वही लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे चलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्क्लोज इन कॉस्ट अकाउंट्स विद द प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब आपको यहाँ पे फिर से रिकंसिलेशन करना है, कॉस्ट बुक को बेस लेना है और आंसर किसके इक्वल लेके आना है, फाइनेंशियल बुक के इक्वल लेके आना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो आगे चलते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने अपने रूल्स लिखे। रूल नंबर 1 डेबिट साइड को डिनोट करता है, रूल नंबर 2 आपके पास आता है क्रेडिट साइड। अब सॉल्यूशन के अंदर हाँ जी, सॉल्यूशन के अंदर हमने बेस क्या लिया कॉस्ट रिकॉर्ड्स को और आपके पास अमाउंट कितना है 46,000 जो अभी आपने कॉस्ट शीट से निकाला है। फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्टिंग, हाँ जी, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आपको दे रखा है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 48,050 रुपये, 48,050 रुपये। अब आगे समझ लेते हैं सारी चीज़ें। हाँ जी, जो जो चीज़ें सेम है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। 2,60,000 सेम है, 2,60,000 सेम है, 1.5 लाख सेम है, 1.5 लाख सेम है। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 12,500 सेम है, 12,500 सेम है। सेल की वैल्यू 7,17,500 दोनों जगह सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है, उन डिफरेंट पॉइंट को ढूंढना है। डिफरेंस में पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आपके पास है ऑफिस ओवरहेड, फिर सेलिंग ओवरहेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव और ओपनिंग स्टॉक। जिन पॉइंट को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए वो पॉइंट आपके डिफरेंट हैं और इन्हीं पॉइंट्स को मुझे क्या करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री का खर्चा यहाँ पे है 90,000 और यहाँ पे है 94,700। इसका ना फैक्ट्री का खर्चा 4700 कॉस्ट बुक में कम है, 4700 कॉस्ट बुक में कम है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया। अब आपको माइनस करना है, माइनस कर दिया 4700। प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट या अंडर रिकवर्ड कह सकते हो, अंडर चार्ज भी कह सकते हो, अंडर रिकवर्ड भी कह सकते हो। ठीक है ना भाई।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, ऑफिस का खर्चा 1,06,000 रुपये है फाइनेंशियल बुक में, कॉस्ट बुक में है 1,00,000 रुपये। इसका ना 6,000 रुपये का खर्चा कॉस्ट बुक में कम है, खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो माइनस कर दो। ऑफिस का अमाउंट हमने माइनस कर दिया 6,000 रुपये। अब आ जाओ सेलिंग ओवरहेड पे। सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट है 55,000, यहाँ पे आपके पास है 61,500। इसका मतलब क्या हुआ, 61,500 में से यदि मैं 55,000 रुपये माइनस करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 6500 रुपये, 6,500 रुपये का खर्चा सेलिंग ओवरहेड का कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, कॉस्ट बुक में ज़्यादा है। अब कॉस्ट बुक में यदि खर्चे ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आपको प्लस करना है, प्लस कर दिया आपने सेलिंग ओवरहेड 6,500। अब आपके पास आ गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके पास आ गया गुडविल रिटर्न ऑफ, आपके पास आ गया इंटरेस्ट रिसीव, आपके पास आ गया रेंट रिसीव। ये दो चीज़ें डेबिट साइड की हैं, दो चीज़ें क्रेडिट साइड की हैं, और ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है ना, तो पहले हम बात करते हैं डेबिट साइड की। डेबिट साइड की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड गुडविल रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक 4,000 और 5,000। मतलब 4,000 और 5,000 के दो खर्चे हमने कॉस्ट बुक में नहीं लिखे। यदि खर्चे हम कॉस्ट बुक में नहीं लिख रहे, इसका ना हमारे खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो क्या कर दो भैया, माइनस कर दो। हमने फटाफट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है ना। अब आ जाओ रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, ये आपकी इनकम है। वो इनकम जो फाइनेंशियल बुक में तो रिकॉर्ड कर रखी है, कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखी। यदि कॉस्ट बुक में इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रखी तो कॉस्ट की इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आप बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए हमने साइन कौन सा लगा दिया, ऐड का साइन लगा दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे है 17,500 और यहाँ पे आपके पास है 22,500। इसका ना 5,000 रुपये का स्टॉक कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा गया। अब यदि ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे हमने 5,000 रुपये का स्टॉक, मतलब खर्चे ज़्यादा दिखा के, खर्चे ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ा दो। हमने बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड के नाम से 5,000 रुपये। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो भी आगे, तो आपका आंसर लास्ट में कितना आएगा, 48,050 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एकता लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें लिखा है मटेरियल कंज्यूम आपके पास है 56,000 और यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम कितना 50,000। इसका मतलब इस बार इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे मेटेरियल की वैल्यू में भी डिफरेंस है 6,000 रुपये का। तो जब आप रिकनसाइल करेंगे तो 6,000 रुपये मेटेरियल के नाम से भी दिखाना पड़ेगा आपको। फैक्ट्री का खर्चा प्राइम कॉस्ट का 20% है, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा 60 पैसे पर यूनिट प्रोड्यूस है और सेलिंग ओवरहेड 80 पैसे पर यूनिट सोल्ड है। इसका ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकालते टाइम 60 पैसे को क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे और सेलिंग ओवरहेड निकालते टाइम 80 पैसे को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े ध्यान से देखना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है, ना कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल बुक का तो हम बनाते ही क्या हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हैं। और कॉस्ट बुक का भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब तक आप हर बार क्या कर रहे थे, कॉस्ट शीट बनाते आ रहे थे। पिछले 4 क्वेश्चन में कॉस्ट बुक का कॉस्ट शीट बनाया, इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट शीट नहीं बनाना, आपको बनाना है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर 2 प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे, एक फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आपका बनेगा कॉस्ट बुक का। कॉस्ट बुक के आगे हमने लगा दिया कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक के आगे हमने क्या लगा दिया, कॉस्टिंग, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि ये P&L चार्टेड अकाउंटेंट बना रहे हैं और ये कॉस्टिंग P&L कॉस्ट अकाउंटेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो P&L अकाउंट जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट बना रहे हैं, CA साहब बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, सारे खर्चे डेबिट साइड पे लिखना है, इनकम क्रेडिट साइड। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम 50,000 हमने लिखा 50,000 पे, फिर हमने लिखा वेजेस 30,000, फैक्ट्री का खर्चा 16,000, एडमिनिस्ट्रेटिव 7,000, सेलिंग 9,600। हाँ जी, बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्ज, ये तीनों खर्चे हमने यहाँ पे लिखे 800 रुपये, 400 रुपये और 100 रुपये। फिर आपके पास है डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमने लिखा 1,000 और 200। सेल वैल्यू 1,20,000 है, सेल वैल्यू हमने लिखी 1,20,000 पे, 12,000 यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 2, एक फिनिश गुड्स का, एक WIP का।
तो क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स आपके पास है 400 यूनिट का 3200 और WIP की वैल्यू है 2400, ये दोनों हमने लिखी। और इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वो आ जाएगा 12,900। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अभी तक हमने जितनी बार भी कॉस्ट बुक का प्रॉफिट निकाला है, कॉस्ट शीट बना के किया है, आप हमें बता सकते हैं कि अकाउंट बनाकर हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अरे जैसे आपने फॉर्मेट ऊपर इस्तेमाल किया वही फॉर्मेट आपको नीचे इस्तेमाल करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखते हो, वो नहीं लिखना आपको, वो नहीं लिखना, बाकी सब कुछ लिखना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है। मटेरियल की वैल्यू 50,000 की जगह इस बार आपको कितनी लिखनी है? 56,000 पे। तो हमने मटेरियल की वैल्यू लिखी 56,000 पे, 56,000। लेबर की वैल्यू सेम लिखेंगे 30,000, लेबर की वैल्यू सेम लिखेंगे 30,000। सेल की वैल्यू लिखेंगे सेम 1,20,000 और WIP की वैल्यू लिखेंगे 2400। कौन कौन सी वैल्यू सेम लिखनी है? कौन कौन सी वैल्यू सेम लिखनी है? वेजेस की वैल्यू सेम लिखनी है, WIP की वैल्यू सेम लिखनी है और सेल वैल्यू सेम लिखनी है। ये तीन चीज़ें आपको सेम लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी जैसा क्वेश्चन में बोलेगा। अब फैक्ट्री का खर्चा प्राइम कॉस्ट का 20% है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़कर। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के। तो 56,000 और 30,000 दोनों हो गए 86,000। 86,000 का हमने 20% निकाला, 86,000 का हमने 20% निकाला, 17,200 हमारे पास आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 60 पैसे पर यूनिट प्रोड्यूस है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा क्वांटिटी प्रोड्यूस। क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी प्रोड्यूस निकालने के लिए क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्वांटिटी सोल्ड आपके पास में है 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट आपको दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 400 और ओपनिंग है नहीं, तो 12,400 यूनिट आपके पास में आ जाएगा क्वांटिटी प्रोड्यूस। इन 12,400 को आपने मल्टीप्लाई किया 60 पैसे से, आपके पास आ जाएगा 7,440 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 80 पैसे पर यूनिट सोल्ड। सोल्ड आपके पास है 12,000 यूनिट, 80 पैसे के हिसाब से आ जाएगा 9,600। यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक आपको यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत होने वाली है। सर क्या मतलब? जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स निकालने के लिए भाई हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस तो हमें पता चल गया 12,400, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है? 400। लेकिन आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करें? अब तक तो हम कॉस्ट शीट बना रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें वहीं पे दिखाई देता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट बना रहे हैं वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक वर्किंग नोट जरूर बना लें, अदरवाइज गलती हो सकती है। आपको सबसे पहले लिखना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर आपको लिखना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दोनों का सम प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड माइनस क्लोजिंग WIP, जो लिखना बच्चे भूल जाते हैं। आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और आपके पास इस तरीके से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास कितना है क्वेश्चन में? हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आपके पास में? 56,000। लेबर कितना आपके पास? 30,000। फैक्ट्री का खर्चा 17,200। एडमिनिस्ट्रेटिव कितना आपके पास में? 7,440 और WIP की वैल्यू है 2,400। अब फटाफट से मुझे बताओ यार कितना कितना अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। सारी चीज़ें आप मुझसे ही करवा रहे हैं, खुद भी तो कुछ करो यार। 56,000 प्लस 30,000 बेटा आपके पास आया 86,000 और इसमें आपने प्लस किया 17,200 माइनस किया 2,400, आपके पास आ जाएगा 1,08,000 1,08,000 प्लस 7,440 आपके पास आ जाएगा 1,08,240। अब 1,08,240 आपने यहाँ पे लिखा, डिवाइड किया 12,400 से, मल्टीप्लाई किया 400 से, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3491.692 लिख दिया मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके। तो 3492 मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? अब यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, तो मेरे पास में आ गया 3492 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आप देखिए
सेल वैल्यू है 1,20,000, WIP 2400, क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट में निकाला, टोटल वैल्यू आ गई 1,25,892, 125,892। अब इसमें से रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस किया, लेबर कॉस्ट माइनस की, फैक्ट्री का खर्चा माइनस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस किया, सेलिंग ओवरहेड माइनस किया, तो आपके पास में प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 5652। अब जो प्रॉफिट हमने कॉस्ट बुक में निकाला कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वो है 5652, जबकि फाइनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने कितना है क्वेश्चन में। फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 12,900 रुपये। अब दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है तो मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि आप हमारे को रिकनसाइल करके दिखाओ। तो अब तक जो मैं रिकनसाइल कर रहा था उसमें स्टार्टिंग किससे कर रहा था, स्टार्टिंग कर रहा था कॉस्ट बुक से। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल अकाउंट। इस बार आपको फाइनेंशियल अकाउंट को रिकनसाइल करना है किससे, कॉस्ट से। इसका ना स्टार्टिंग इस बार बेटा किससे होगी, आपकी दिन बन गया आज आपका, फाइनेंशियल बुक से स्टार्टिंग करनी है। अब तक आपने पिछले 4 क्वेश्चन किससे स्टार्ट किए थे, कॉस्ट से। इस बार आपको स्टार्ट किससे करना है, फाइनेंशियल से। रूल आपका सेम रहेगा, बस आपको सोचना किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए। इस बार आपको सोचना किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए। तो फटाफट से चलते हैं आंसर पे, ध्यान से समझेंगे सारे पॉइंट्स, गलती ना हो आपसे कोई, प्लीज ध्यान दीजिए। रूल में कोई चेंजेस नहीं है, बस इस बार रूल आपको किसके लिए अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, फाइनेंशियल के लिए अप्लाई करना है। फाइनेंशियल को दिमाग में रख के चलना है, दिमाग में। इस बार कॉस्ट को भूल जाओ, बट ये ध्यान रखना कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, ओवर कब लिखेंगे, जब कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, फाइनेंशियल से। और अंडर आपको कब लिखना है, जब कॉस्ट की वैल्यू फाइनेंशियल से क्या होगी, कम। और नॉट रिकॉर्डेड कब लिखना है, जब कॉस्ट की वैल्यू 0 होगी। हाँ जी, नॉट रिकॉर्ड वर्ड कब लिखना है, जब कॉस्ट में वैल्यू ना हो, नील, मतलब आपने लिखा ही नहीं है कॉस्ट में। बात समझ में आ गई, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझते हैं। अब ध्यान से समझिए, इस बार हमारी जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है भाई, इस बार हमारी स्टार्टिंग हो रही है फाइनेंशियल बुक से। यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा है फाइनेंशियल बुक 12,900, और हमारा आंसर किस पे खत्म होना चाहिए, 5652, 5652 पे, जो प्रॉफिट हमने अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और आने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं। इस क्वेश्चन में आपके लिए एक नया पॉइंट क्या था, कॉस्ट शीट की जगह कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। दूसरा, यहाँ पे हम रिकनसाइल कॉस्ट प्रॉफिट को बेस ना लेके किसको लेके चल रहे हैं, फाइनेंशियल। तो आपके सारे सपने इस क्वेश्चन में आके पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे चलते हैं फिर इस तरीके से। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, मटेरियल की वैल्यू कॉस्ट बुक में कितनी थी, 56,000, फाइनेंशियल में कितनी है, फाइनेंशियल में कितनी है भाई, 50,000 रुपये। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अंडर ओवर का जो नाम है वो किसके हिसाब से लिखना है, कॉस्ट की वैल्यू देख के। तो हमने क्या कहेंगे, कॉस्ट की वैल्यू 56,000 रुपये है और फाइनेंशियल की वैल्यू 50,000 है, इसका मतलब कॉस्ट की वैल्यू 6,000 रुपये ज़्यादा है। तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक 6,000। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अंडर ओवर का जो पॉइंट है वो कॉस्ट की वैल्यू को देख के पता चलेगा कि कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो ओवर, कम है तो अंडर, और नहीं है तो नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन अब प्लस माइनस का साइन कॉस्ट के हिसाब से नहीं चलेगा, अब प्लस का साइन और माइनस का साइन फाइनेंशियल के हिसाब से चलेगा, क्योंकि बेस आपका क्या है, फाइनेंशियल बुक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये तो लिख लिया ओवर अंडर, लैंग्वेज तो लिख ली। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा प्लस का साइन आएगा माइनस का आएगा, तो मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट की वैल्यू 6,000 रुपये ज़्यादा है। अभी कॉस्ट की बात चल रही थी, आपका बेस क्या, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल के लिए सोचो, फाइनेंशियल में 6,000 रुपये का खर्चा कम दिखाया, खर्चा आपने कम दिखाया फाइनेंशियल में, प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया, क्या कर दो, माइनस कर दो भाई। इस बार आपको फाइनेंशियल के लिए सोचना है कि फाइनेंशियल में आपने 6,000 रुपये वैल्यू क्या लिखी है, कम लिखी है, खर्चे कम लिखे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, क्या कर दो, माइनस कर दो भाई। टेंशन लेने की नहीं है ना देने की है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलो, अगला पॉइंट समझो भाई। अब मेटल का पॉइंट हो चुका, मेटल का पॉइंट हो गया आपका, जो पॉइंट होते जाए उनको टिक करते जाओ। मेटल का पॉइंट हो गया, वेजेस दोनों जगह सेम है, उसको भी टिक कर दो। अब फैक्ट्री का खर्चा यहाँ पे 16,000 है, यहाँ पे 17,200 है, इसका मतलब 1,200 रुपये का खर्चा फैक्ट्री का कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, कॉस्ट बुक में ज़्यादा मतलब ओवर। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक। लैंग्वेज के लिए सिर्फ आपको इतना देखना है, लेकिन आपको प्लस माइनस करना है तो फाइनेंशियल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल की जो वैल्यू है 1,200 रुपये कम है, मतलब खर्चे कम दिखाए, प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया, क्या कर दो, माइनस कर दो भाई 1,200 रुपये, ठीक है ना।
1200 रुपया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया भैया। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे। अब अगला पॉइंट देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 7,000 रुपये है, यहाँ पे 7,440 है। इसका ना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कॉस्ट बुक में 440 ज़्यादा है, मतलब ओवर चार्ज लिखेंगे आप यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव 440 रुपये ज़्यादा है। अब कॉस्ट में ज़्यादा है भाई, फाइनेंशियल में तो क्या बबुआ कम है, तो कम है इसका मतलब खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, क्या कर दो माइनस। आपने फटाफट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चलो सर, समझ में आ गया हमें, समझदार बच्चे हम, नालायक थोड़ी हैं। 9600 सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट है फाइनेंशियल बुक में, कॉस्ट में 9600 है। इसका मतलब दोनों जगह सेम है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको भाई, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको सेलिंग ओवरहेड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बैड डेट्स, आपके पास आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, जो कॉस्ट बुक में होते ही नहीं, नॉट रिकॉर्डेड लिखना पड़ेगा आपको, तीनों जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट रिकॉर्डेड। ये तीनों खर्चे कॉस्ट बुक में नहीं है बट फाइनेंशियल में तो हैं, ये तीनों खर्चे कॉस्ट बुक में नहीं है बट फाइनेंशियल में तो हैं। तो फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा हो गया, फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो अब फटाफट से क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो भैया, प्लस कर दो। कर दो दिया सर, कितनी बार प्लस करवाओगे। चलो भैया आगे चलते। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब आ जाओ भैया क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड का काम खत्म, क्रेडिट साइड पे आ जाओ। सेल वैल्यू दोनों जगह सेम है। हाँ जी, WIP की वैल्यू सेम है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3200, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 3492। इसका ना 292 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, कॉस्ट बुक में ज़्यादा है। ओवर वैल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ पे, ओवर वैल्यूड लिखेंगे 292। अब क्लोजिंग स्टॉक होता है इनकम, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी है, फाइनेंशियल में तो क्या लिखी है, कम। तो फाइनेंशियल के हिसाब से प्लस माइनस सोचना है, फाइनेंशियल के हिसाब से प्लस माइनस सोचना है। तो फाइनेंशियल की इनकम कम हो गई, प्रॉफिट भी कम हो गया, क्या कर दो, प्लस कर दो। तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमने दे रखा हमारे को डिविडेंड रिसीव दे रखा है और इंटरेस्ट रिसीव। ये दोनों इनकम फाइनेंशियल बुक में तो हैं, कॉस्ट में नहीं है। नॉट रिकॉर्डेड वर्ड लगाना पड़ेगा, 1000 और 200। तो ये दोनों इनकम फाइनेंशियल बुक में है, इनकम ज़्यादा हो गई फाइनेंशियल बुक में, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, अब क्या कर दो माइनस। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपके पास में फाइनल जो प्रॉफिट आ जाएगा 12,900 में इन सबको प्लस माइनस करो, 5652 आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। इस तरीके से आपके रिकनसाइल के मतलब इस चैप्टर के रिकन्सलेशन के जितने तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे, मैंने आपको सारी वैरायटी लगभग कवर करा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है MCQ, और इसके बाद ये चैप्टर का रिवीजन क्या हो जाएगा खत्म, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने क्या लिखा है, जरा इसको समझ लेते हैं। व्हेन यू अटेम्प्ट अ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, द फॉलोइंग इज डन। आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको इनमें से करेक्ट आंसर निकालना है। एट द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। यदि मैं फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझो, पहले मुझे सारे केसेस को समझना पड़ेगा। यदि मैं फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करता हूँ, मतलब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करता हूँ, तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में जो खर्चे हैं वो मैंने कम दिखा रखे हैं। यदि कॉस्ट में खर्चे कम दिखा रखे हैं, इसका ना फाइनेंशियल में ज़्यादा दिखा रखे हैं। अब यदि फाइनेंशियल में खर्चे ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, आपको क्या करना चाहिए, प्लस। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड। इसका मतलब ये आंसर क्या है, सही है, ये आपका आंसर सही है। तो पहला आंसर आपका हो गया ए। जब एक आंसर आपको मिल चुका है तो आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ए लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ₹10,600। यानी फाइनेंशियल बुक में आपको लॉस दिखाई दे रहा है 10,600 का, नॉट शोन इन कॉस्ट। डोनेशन को हमने 6,000 रुपये कॉस्ट बुक में नहीं लिखा। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब कहने का मतलब क्या हुआ, डोनेशन नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट 6,000 रुपये। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बना लेते हैं मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। यदि स्टेटमेंट में दिक्कत है तो अकाउंट भी बना सकते हैं। अब आपके पास लिखा है लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक, तो लॉस एज पर फाइनेंशियल आपके पास में है अकाउंट या बुक कितना, 10,600।
ठीक है ना भाई, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को आसान। डोनेशन नॉट शोन इन क्या लिखा है, कॉस्ट में 6,000 रुपये। अब यदि कॉस्ट में आपने 6,000 रुपये की डोनेशन नहीं लिखी तो इसका मतलब फाइनेंशियल में लिखी हुई है, फाइनेंशियल में लिखी है, इसका मतलब फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, फाइनेंशियल में खर्चे आपने ज़्यादा दिखा दिए, खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब रिकनसाइल करते टाइम क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो मतलब कहाँ पे दिखाओ, क्रेडिट साइड पे दिखाओ, कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमने यहाँ पे डोनेशन के नाम से लिख दिया। तो आपके पास में बैलेंस कितना आ जाएगा, 4,600, मतलब लॉस एज पर कॉस्ट बुक 4,600 आ जाएगा। तो आपका लॉस 4,600, आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में लिखा है इन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स आर, मतलब रिकनसाइल करते टाइम यदि खर्चे सिर्फ हमने कॉस्ट में दिखा रखे हैं, तो कॉस्ट में यदि खर्चे दिखा रखे हैं इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा हो गया, कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो आपको रिकनसाइल में क्या करना है, ऐड करना है, मतलब कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में ऐड करना है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हाँ जी ध्यान से समझिए, मेरे पे 2 ऑप्शन है इस पॉइंट को समझने के। मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ, स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ इस बात पे डिपेंड करता है, मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ इस बात पे डिपेंड करता है। हाँ जी ध्यान से समझिए, मैंने स्टार्टिंग किससे किया, कॉस्ट प्रॉफिट से, तो खत्म किस पे करूँगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट पे। हाँ जी, यदि मैं खर्चे कॉस्ट बुक में दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज़्यादा हो गए, तो प्रॉफिट मेरा कॉस्ट में क्या हो गया, कम। मुझे रिकनसाइल करते टाइम क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, मतलब कॉस्ट में मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। ध्यान से समझिए, एडिड इन कॉस्ट प्रॉफिट, तो एक ऑप्शन क्या बनता है, एडिड इन कॉस्ट प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन, यदि मैं स्टार्टिंग किससे करता हूँ, फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से करता हूँ, तो मेरा आंसर खत्म किस पे होगा, कॉस्ट बुक पे। तो मैं क्या कहूँगा, यदि खर्चे मैंने सिर्फ कॉस्ट बुक में दिखा रखे हैं, यदि मैंने खर्चे सिर्फ कॉस्ट बुक में दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये खर्चा मैंने फाइनेंशियल बुक में नहीं दिखा रखा। तो यदि मैंने खर्चा फाइनेंशियल बुक में नहीं दिखा रखा तो फाइनेंशियल बुक का खर्चा कम हो गया, फाइनेंशियल बुक का खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा। अब क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस, और लैंग्वेज में क्या लिखूँगा, सब्ट्रैक्टेड या डिडक्टेड, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। मतलब मेरे पे 2 ऑप्शन है, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में ऐड का ऑप्शन लिखेंगे और फाइनेंशियल बुक में क्या लिखेंगे, डिडक्टेड। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है, कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला ऑप्शन दे रखा है या ये वाला ऑप्शन दे रखा है। एडिड इन कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा है, नहीं। डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है, हाँ। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, बी आंसर हो गया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस में, दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता प्लस करना है या आपको माइनस करना है। चलिए भाई, इन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब ये कहते हैं कि रिकनसाइल करते टाइम आपने इनकम केवल फाइनेंशियल बुक में दिखा रखी है, इसका ना फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा। अब ध्यान से समझो भी क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, इनकम शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब फाइनेंशियल के बुक में हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रखा है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल से स्टार्टिंग कर रहे हैं या कॉस्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं। हाँ जी, फाइनेंशियल बुक में हमने इनकम क्या कर रखी है, ज़्यादा, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज़्यादा। हमें क्या करना चाहिए रिकनसाइल में, माइनस, मतलब डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। यदि मैं कॉस्ट बुक से बात करें तो हम कहेंगे जी हमने सिर्फ फाइनेंशियल बुक में इनकम दिखा रखी है, इसका ना कॉस्ट बुक में नहीं दिखा रखी, कॉस्ट की इनकम घट गई तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, घट गया। रिकनसाइल करते टाइम आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब एडिड इन कॉस्ट प्रॉफिट। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आपको चेक करना पड़ेगा राइट आंसर आपके पास कौन सा है। तो एक ऑप्शन है डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, या फिर एडेड इन कॉस्ट प्रॉफिट। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे,
मेरे पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। हाँ जी, इस तरीके से आपको MCQ करने हैं, कैसे करने हैं मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट से। इन रिकन्सलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, वही वाली बात है जैसे मैंने अभी समझाया था, खर्चे हमने सिर्फ फाइनेंशियल बुक में दिखा रखे हैं। यदि मैं फाइनेंशियल बुक को बेस लेके चल रहा हूँ तो फाइनेंशियल में खर्चे ज़्यादा हो गए, फाइनेंशियल में खर्चे ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, प्रॉफिट क्या कर दो, बढ़ा दो, एडेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्रॉफिट। एक का पता लगा लो, दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। यदि एडेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट है तो दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम या डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट, बीटा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट आपके पास कितना है, आपके पास है 2 लाख रुपए। हाँ जी, प्रॉफिट 6 क्वेश्चन की बात चल रही है। एज पर कॉस्ट बुक आपके पास में है 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम टैक्स पेड 15,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल बुक में आता है, कॉस्ट बुक में नहीं आता। इनकम टैक्स पेड 15,000 कितना है, 90,000, कॉस्ट बुक में नहीं आता, फाइनेंशियल बुक में आता है। इसका ये दोनों चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपके पास है इनकम टैक्स पेड नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है जो आपकी कॉस्ट बुक में नहीं लिखी। इसका मतलब कॉस्ट की इनकम क्या हो गई, कॉस्ट बुक की इनकम आपकी कम हो गई, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। आपको रिकनसाइल करते टाइम क्या करना है, बढ़ाना है। तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, कितने रुपए, 15,000 रुपये। हाँ जी, खर्चे 90,000 रुपये के आपने कॉस्ट बुक में नहीं दिखाई, तो आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आपको रिकनसाइल करते टाइम क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे 90,000 रुपये। तो इसका मतलब 2 लाख में 15,000 प्लस कर दिया, 2,15,000, और उसमें से माइनस कर दिया 90,000, तो आपके पास आ जाएगा 1,25,000। इसका मतलब प्रॉफिट एज पर आपके पास में फाइनेंशियल बुक कितना आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आपके पास आ जाएगा 1,25,000 रुपये। आपका राइट आंसर आ गया 1,25,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव फाइनेंशियल प्रॉफिट। मतलब कौन सी चीज़ें कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करें कि फाइनेंशियल प्रॉफिट आ जाए। इनकम टैक्स माइनस होता है, इंटरेस्ट पेड माइनस होता है, ठीक है ना। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का खर्चा हमने ज़्यादा दिखा रखा है कॉस्ट बुक में, तो कॉस्ट बुक में खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, खर्चा ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम, तो प्रॉफिट को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो ये आपका ऐड होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाते टाइम हम किसको कंसिडर नहीं करते, तो आपका आंसर है इंटरेस्ट पेड। तो इस तरीके से रिकन्सिलेशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक में किस तरीके के MCQ आते हैं वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। सारे आंसर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपका जो नया चैप्टर होगा उसका नाम होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तैयार रहिए, तब तक 2 चैप्टर का रिवीजन मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, कॉस्ट शीट का और रिकन्सिलेशन का। इनको 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं उनको आप अपने नोट्स बनाइए, उनका रिविजन कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।